फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स राजेंद्र क्लासेस। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 4 देखा था, भौगोलिक स्थिति। आज हम लोग चैप्टर 5 को देखेंगे, जिसका नाम है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी में देखेंगे कि समकालीन समय में कई देशों में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ते हुए औद्योगिकरण के चलते पौधों, जानवरों, पानी के स्रोतों, मिट्टी और धातुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की समस्या पर पूरी दुनिया चिंतित है। प्राकृतिक वातावरण और जनसंख्या के बीच अंतर संबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। इसकी व्याख्या पारिस्थितिकी और पर्यावरण की समस्या के रूप में होती है। हमारा टॉपिक से पहला पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द सन 1869 में गढ़ा गया था। यह अपेक्षाकृत एक नया विज्ञान है। हाल के समय तक इसे जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र विषय माना जाता है। हालांकि यह जीव विज्ञान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह विषय मनुष्यों, पौधों और जानवरों जैसे विभिन्न जीवों के बीच के संबंध को दर्शाता है। मनुष्यों के उद्भव के साथ जो इंसान की पहली जरूरत बनी वह थी भोजन, आश्रय और परिवहन। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली उपज और पशु पक्षियों के शिकार पर जीवित थे, जबकि इस औद्योगिक युग में पौधों और जानवरों के साथ मनुष्यों के संबंध में काफ़ी बदलाव आया है और अब कई जीवों को मानवीय प्रयासों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक से पर्यावरण और मानव विकास। पर्यावरण का मतलब है प्रकृति और मानव दोनों द्वारा निर्मित परिवेश। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, वायु और पानी शामिल होते हैं। ये तीनों तत्व पशु, मनुष्य और पेड़ पौधों के जीवन का आधार होते हैं। मानव निर्मित वातावरण में भोजन, आवास और परिवहन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आती हैं, जिनमें सड़कें, पुल, बांध आदि, जिनका उपयोग सुविधाओं के तौर पर किया जाता है। पर्यावरण की परिकल्पना में ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां शामिल है। मनुष्य के द्वारा निर्मित इन संरचनाओं और प्रयत्नों से पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन पर्यावरणीय नियतिवाद के बारे में ऐसा सोचना गलत होगा कि प्राकृतिक परिवेश को इन मानवीय प्रयासों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हम देखते हैं कि एक तरफ वनों की सफाई कर अनाज के उत्पादन की दिशा में अग्रसर होने से बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ जलवायु के परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से कुछ इंसानी रहवास खत्म हुए और आबादी का पलायन हुआ। यद्यपि ईसा पूर्व 9000 के बाद से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन नहीं हुए हैं, केवल कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बदलाव भर हुए हैं। इस प्रकार प्राचीन जलवायु से जुड़े कई विद्वानों का मानना है कि ईसा पूर्व तीसरे और दूसरे सहस्त्राब्दी में शुष्कता और हिमीकरण का तापमान मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा था। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी तक यहाँ बेहद ठंड पड़ती थी। इस कारण दक्षिण मध्य एशिया के लोग कम ठंडे क्षेत्र की तलाश में भारतीय उपमहाद्वीप की तरह आकर्षित हुए। यह पलायन इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले और ऋग्वैदिक लोगों का था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बिना हम प्राचीन समय में मानव विकास की कल्पना नहीं कर सकते। भारत में सबसे पुरानी बस्तियां आमतौर पर पहाड़ों, पठार या जंगली इलाके, झीलों या नदियों के पास स्थापित होती थी, जहां लोग
जीवित रहने के लिए पत्थरों और हड्डियों के औजार बना सकते थे। इन औजारों का उपयोग पक्षियों और जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। साथ ही इनका प्रयोग खेती के लिए, मिट्टी को तैयार करने और घरों को बनाने के लिए जमीन समतल करने में भी किया गया। नेक्स्ट है वातावरण एवं बस्तियां। कठोर जलोढ़ की मिट्टी, वनों की कटाई और खेती के लिए उन खेती करने वाले समाजों का बसना लगभग असंभव था जो गंगा के समतल मैदानों में आकर बसा। ऐसा लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के हल के उपयोग के कारण लगभग ईसा पूर्व 500 से ही संभव हुआ होगा। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोहे की खानों की खोज की गई और इसे निकालने की तकनीक और लोहे के उपकरणों के निर्माण कौशल को विकसित किया गया। मध्य गंगा के समतल मैदानी इलाकों में प्रभावी रूप से कठोर जलोढ़ मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी और दक्कन व पश्चिमी भारत की काली कपास की मिट्टी की जुताई के लिए हल की आवश्यकता थी। आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि वनों की कटाई के बावजूद 16वीं से 17वीं शताब्दी तक दोआब के जंगल बचे हुए थे, जहां जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। यह पारिस्थितिकी परिवर्तन केवल आधुनिक समय में देखने को मिलता है। हर हाल में मानव ने पेड़ पौधों और पशुओं के बदौलत ही प्रगति की है। जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया तो इसमें दोनों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस प्रकार से बस्तियों के स्थान और आकार मिट्टी और जलवायु की स्थितियों जैसे पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर थे, जिसके आधार पर स्थानों का चयन निर्धारित हो पाता था। नदी, झील, जंगल, पहाड़, खनिज और उपजाऊ मिट्टी के साथ अनुकूलित बारिश वाले इलाकों ने कई बसावटों को अपनी तरफ आकर्षित किए। दूसरी ओर शुष्क और जल संसाधन रहित रेगिस्तान ने लोगों को बसने से हतोत्साहित किया। गंगा के समतल मैदानों के कारण इंसानों के रहने लायक पर्यावरण बना। ईसा पूर्व 500 से पहले और बाद की अवधि में कई बस्तियां बसाई गई। कई कस्बों को दोआब और गंगा के मैदानों में बसाया गया। वर्तमान समय में जो भूमिका सड़कों और रेलवे जैसे परिवहन की है, वह भूमिका उन दिनों नदियों ने मार्गों के रूप में निभाई। जब बाढ़ आती थी तो वनों के किनारों को बहा ले जाती थी और जंगलों का बढ़ना और फैलना रुक जाता था। हालांकि इससे खेती करने वाले लोगों की जो कृषि योग्य जमीनें थी वे सिंचित हो जाती थी। ईसा पूर्व 2500 के आसपास नदियों के प्रवाह के बदलाव से इंसानी बस्तियां प्रभावित हुई। सरस्वती नदी गंगा, इकारा की सीमावर्ती यमुना और सतलुज से जुड़ी हुई थी और तीनों ने हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। जबकि ईसा पूर्व 1700 में सतलुज और संभवतः यमुना पूर्व की तरफ चली गई, जिससे कि हड़प्पा के नगरीय समाज के उपरांत बनी सभ्यता को प्रभावित किया। नदियों के लोगों के रहवास का प्राथमिक स्थल बने। नदियों के इन प्रयोगों ने जंगलों को प्रभावित ढंग से साफ किया और मानव रहवास के निर्माण में सहायता प्रदान की। ऐसा भारत के प्रथम महान शहर पाटलिपुत्र के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। शहर के नज़दीक ही उत्तर में गंडक व घाघरा
और दक्षिण में पुनपुन नदी भी गंगा में आकर मिल गई। तीनों तरफ नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को लगभग एक जल बंदरगाह बना दिया और इसे राज्य की पहली महान राजधानी बनने में मदद की। हालांकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के प्रयाग पर स्थित था। बाद में सोन नदी पश्चिम की ओर चली गई। प्रागैतिहासिक काल में चिरांद महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यह गंगा और घाघरा के प्रयाग में स्थित था और इसके आसपास की जगहें जंगलों से आच्छादित थी। ऐसा चिरांद में हुए नवपाषाण युग के औजारों के उत्खनन से पता चलता है। उनमें से कई औजार 12 सिंगा की हड्डियों से बने हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इन जंगलों में हिरण का शिकार होता था। हालांकि बस्तियों की बसावट के लिए नदियों का किनारा एक उपयुक्त स्थान था। लोग तालाब और झील के किनारे भी बसे। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हमें ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं। जलाशयों के किनारे जीवन का बसना आज भी उसी तरह जारी है। अब हम देखेंगे बारिश और मानवीय प्रयास। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में वर्णित वर्षा की प्रासंगिकता को हम याद कर सकते हैं और बारिश व मानव प्रयासों के बीच के अंतर संबंध को समझ सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति एक शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका श्रेय अच्छी बारिश को जाता है। वैज्ञानिक लोग ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में हड़प्पा क्षेत्र में पर्याप्त बारिश का वर्णन करते हैं। जब कम बारिश हुई तो इसका हड़प्पा की बसावटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों से यह पता चलता है कि ईसा पूर्व 1000 के आसपास वहाँ का वातावरण बेहद शुष्क हो गया और ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ने और खानाबदोश जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुए। निश्चय ही बारिश ने कृषि और रहवास की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसून की भारी बारिश ने लोगों के नियमित काम को बाधित भी किया। हर वर्ष बारिश के मौसम में गौतम बुद्ध 4 महीनों के लिए अपनी बुद्धिज्म की शिक्षा दीक्षा के मिशन को रोक देते थे। इस दौरान वे वर्षावास के नाम पर राजगिरी, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों पर चले जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए। अभी भी लोग बारिश से प्रभावित होते हैं और वर्षा ऋतु में विवाह आदि संपन्न नहीं किया जाता। परंतु आज स्थिति ऐसी भी है कि भारी बारिश के बावजूद मजदूरों को तब तक काम करना पड़ता है जब तक संस्थाएं बंद ना हो या उन्हें छुट्टी ना दी जाए। अन्य प्राकृतिक आपदाएं भारी बारिश से अधिक भयावह है। इनमें बाढ़, तूफान और भूकंप शामिल है। हमें मौर्य पूर्व समय के एक ऐसे अकाल का उल्लेख मिलता है जिसमें कुछ जैनों को मगध से दक्षिण भारत तक पलायन करना पड़ा था। हालांकि शोधकर्ताओं द्वारा अभी तक अकाल और अन्य आपदाओं जैसे प्राकृतिक खतरों के कारण का उल्लेख करते हुए उनके स्रोतों का पता नहीं लग पाया। धन्यवाद।